नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई है। जनवरी 2022 में इसी रिसर्च कंपनी ने अदानी समूह के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट इतनी जबरदस्त थी कि उस समय अदानी समूह का मार्केट वैल्यू 100 अरब डॉलर कम हो गया और भारत की राजनीति में तूफान मच गया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की विश्वसनीयता ही इस तरह की थी कि मार्केट की दुनिया के लोगों ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद हिंडनबर्ग पर ज्यादा विश्वास किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर आते ही भारत में एक नया वर्ग पैदा हो गया है और इस नए वर्ग का नाम है प्रसन्न वर्ग। आप पूछ सकते हैं कि हिंडनबर्ग को लेकर यह प्रसन्न वर्ग क्या है? क्यों बीजेपी के मंत्री, सांसद, समर्थक खुशी से झूम रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया है? यही लोग हिंडनबर्ग के प्रसन्न वर्ग हैं। अदानी समूह भले इस खबर पर जो भी कहे, इस प्रसन्न वर्ग में इतना उत्साह क्यों है? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी यानी जनवरी 2022 में, तब भी सरकार के समर्थकों की तरफ से बयान आया कि भारत की आर्थिक तरक्की पर हमला हुआ है। अब बंद होने पर भी इसी तरह की बातें दोहराई जा रही हैं। कई साल से कांग्रेस और राहुल गांधी ने अदानी के खिलाफ कई आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की, विपक्ष ने मार्च किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया, ना ईडी ने जांच की। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने भी खूब बोला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी। इन सभी ने अदानी समूह पर खूब आरोप लगाए। हमने इन सभी पर कई वीडियो बनाए हैं और सभी के सभी हमारे यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर मौजूद हैं। बल्कि एक बार और मौका आया है कि आप उन सभी रिपोर्ट को देखें। अगर देख भी लिया है तो दोबारा से देखिए। हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क की एक रिसर्च कंपनी थी जो कंपनियों के भ्रष्ट कारनामों का पता लगाती थी। इस कंपनी ने 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और कई मामलों में उन्हें अमेरिका की अदालत में सजा भी दिलाई। इन 100 कंपनियों में अदानी समूह की कंपनियां भी हैं। इस हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद हो जाने पर बीजेपी के समर्थक संसार में इतनी खुशी का माहौल क्यों है? अदानी पर आरोप लगने से या अदानी से जुड़ी खबर आने पर बीजेपी आक्रामक क्यों हो जाती है? खुशी क्यों मनाने लग जाती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई? इस प्रसन्न वर्ग को हम कैसे समझें? क्यों बीजेपी के मंत्री, सांसद, समर्थक हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर तरह तरह से ट्वीट कर रहे हैं जैसे कोर्ट में यानी अमेरिका की अदालत में कोई मुकदमा जीतकर आ रहे हों? आखिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर क्यों ट्वीट किया? क्यों उन्होंने लिखा कि जिस विदेशी टूल की आड़ में भारत की औद्योगिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस ने की, वह कंपनी ही बंद हो रही है। इससे साबित होता है कि भारत की औद्योगिक प्रगति की राह में रोड़ा लगाने के लिए हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस ने जानबूझकर साजिश रची। राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान भले अब किया है, लड़ तो वे पहले से रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने बयानों और कृत्यों से भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस पार्टी के जॉर्ज सोरोस से गहरे संबंध पर मैंने लोकसभा में राहुल गांधी जी से केवल 10 सवाल पूछे। अमेरिका में ट्रंप एट रियल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पहले ही हिंडनबर्ग ने अपना ताला कंपनी पर लगा दिया। सोरोस भैया विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर भारत के बैंकों को, कंपनियों के साख को बर्बाद कर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। दुकान क्यों बंद हो गई? और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उस दिन बंद हो गई। सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की कि दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरस साहब की अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा अदानी समूह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी नजर आ जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हुई है, इससे अदानी समूह को क्लीन चिट तो नहीं मिल गई। अदानी समूह के ग्रुप सीएफओ ने एक ट्वीट किया है, एक लाइन का ही ट्वीट है जिसे 2 बार पोस्ट किया गया है। लिखा है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। अब देखिए, गाजी का नाम ही लेना था तो पूरा पूरा लिखते, किसके बारे में कह रहे हैं यह भी बता देते। खैर, यह इनकी अपनी मर्जी हो सकती है। वैसे
अगली ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया है कि यह किताब खरीदिए। उन्होंने खुद किताब का लिंक नहीं दिया कि किसकी है, लेकिन हमने सर्च किया तो पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लो की किताब है। 2 साल पुरानी किताब की बात क्या वे किताब के संदर्भ में कर रहे हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ते हैं, अपने दैनिक कार्यों के अलावा पठन पाठन में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर इसके सहारे हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने और एंडरसन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा होता कि CFO साहब खुलकर लिखते तो हमें बहुत ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस एक लाइन पर हमारा कुछ कहना है। क्या वे अदानी समूह की जीत का ऐलान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उनका यह आत्मविश्वास बहुत क्यूट है कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बड़ी बात तब होती जब CFO साहब इसी तरह से उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जब अदानी से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट सामने आती रही। दुनिया भर के खोजी पत्रकारों ने रिपोर्ट छापी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब सामने आते और एक एक आरोप का जवाब देते पत्रकारों के सामने। तो हम भी समझते कि अदानी समूह के CFO श्री जुगेशिंदर रॉबी सिंह जी भी हौसला रखते हैं। भारत जैसे देश में गली गली में ऐसे बहुत से ताकतवर लोग हैं जो सिस्टम को हाँक ले जाते हैं, जो किसी की जमीन, मकान, दुकान, कंपनी जहां मन करता है वहां कब्जा कर लेते हैं। कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, बल्कि आजकल तो यही लोग रील बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं कि देखो मेरे पास काले रंग की 20 कारों का काफिला है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत में यह सामान्य है। आप गूगल में हिंदी में केवल दबंग टाइप कीजिए, आपको नई पुरानी अनगिनत खबरें मिल जाएंगी कब्जा करने की। ऐसे लोग भी आमतौर पर यही भाषा बोलते हैं कि जा जा तेरे जैसे कितने देखे, कितने आए और कितने चले गए। भारत में गाजी छोड़िए, मामूली पाजी लोग चाहे तो जमीन मकान पर कब्जा कर सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे हिंडनबर्ग के एंडरसन ने भी एक बात कही है, कहा है कि हमने उन साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हिला देने की जरूरत थी। CFO की गाजी वाली बात से यह भी अंदाजा निकलता है कि एंडरसन ने अपना काम कर दिया है। अब आते हैं मूल बात पर। हिंडनबर्ग ने रिसर्च कंपनी बंद कर दी। क्या इससे अदानी समूह पर लगे आरोप समाप्त हो जाते हैं? हिंडनबर्ग के कारण दुनिया भर में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। कुछ मामलों में सजा भी हुई है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया अंबानी और अदानी टेम्पो में काला धन भरकर पहुंचाते हैं। तब क्या CFO साहब ने ट्वीट कर इशारे में भी इस तरह की बात लिखी थी? कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए? वही आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं, सब चुप। वही आरोप पूरे रिसर्च के साथ हिंडनबर्ग लगा देता है, तो उसे आप कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए इतनी क्यूट बात कहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ऐसा लगता है कि कुछ भी कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ सुपारी दी गई थी। एक समय था जब कॉरपोरेट की हेराफेरी को भ्रष्टाचार समझा जाता था, गंभीर माना जाता था, लेकिन अब तो उसे देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ सुपारी का नाम दिया जा रहा है। सुपारी से ध्यान आया कि इसके बारे में आपको बता देना चाहिए। भारत अभी तक इनकार करता रहा है, लेकिन अब स्वीकार कर चुका है। आपको याद होगा, न्यूयॉर्क में गुरु पतवंत सिंह की हत्या का प्रयास हुआ था। अमेरिका भड़क गया कि उसी की जमीन पर उसी के नागरिक को मारने की कोशिश कैसे की जा सकती है, हम इजाजत नहीं दे सकते। भारत ने हमेशा उससे इनकार किया, लेकिन अब भारत की जांच में इन आरोपों को मान लिया गया है।
अमेरिका जब अपनी तरफ से जांच करने लगा तब उसके दबाव में भारत ने भी जांच शुरू कर दी। शुरू में तो विदेश मंत्रालय ने यही कहा कि गुरु पतवंत की सुपारी किलिंग में भारत का हाथ नहीं है, यह सब आधारहीन बातें हैं। लेकिन अमेरिका अमेरिका है। आधारहीन बोलने के बाद भी भारत को जांच के लिए नवंबर 2023 में हाई पावर कमेटी बिठानी पड़ गई। अब भारत के गृह मंत्रालय ने इस जांच के नतीजे के बारे में प्रेस नोट जारी किया है। कहा है कि कमेटी ने एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। यानी भारत सरकार ने यह स्वीकारा है कि अमेरिका के आरोपों में दम है। भारतीय जमीन से किसी व्यक्ति ने अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी दी थी। अब यह सवाल है। गृह मंत्रालय ने इस आदमी की पहचान नहीं की है, लेकिन FBI ने विकास यादव नाम के इस आदमी के खिलाफ वारंट जारी किया है। न्यूयॉर्क की अदालत में जो अभियोग दायर हुआ था उसमें बताया गया था कि विकास यादव भारत सरकार का कर्मचारी है। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने विकास यादव के खिलाफ सुपारी देकर हत्या करवाने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज करने का आदेश दिया। उस नोटिस में यह भी लिखा है कि विकास यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में काम कर चुका है। बताया गया कि वह CRPF में काम करता रहा है और उसके रॉ से जुड़े होने का अंदेशा भी जताया गया। गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में विकास यादव का नाम बिल्कुल नहीं लिया है। अब यह सरकार के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करती है। मगर सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्या ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले पहले यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक बिगड़े हुए केस को संभाला जा सके। इस पर विस्तार से अलग से बात करेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि जो लोग इस बात से खुश हैं कि ट्रंप आने वाले हैं, तो हिंडनबर्ग ने रिसर्च बंद कर दी। गुरु पतवंत सिंह के मामले को भी ट्रंप के आने से क्या जोड़ दिया जाए? खैर, इस मामले में जांच हुई तो मान लिया गया। अदानी मामले में क्या कोई जांच हुई? कितने ही आरोप लगे, क्या उन सभी की जांच हुई? याद रखिएगा, गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। अदानी समूह से जुड़ी कंपनी पर मुकदमे को दर्ज किया गया, स्वीकार किया गया और मीडिया में यह भी खबरें आई कि दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट आए। क्या यह केस अब खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्या कितने गाजी आए कितने गाजी गए वाली लाइन इस केस में भी इस्तेमाल की जा सकती है? CFO साहब से आप पूछकर बताइएगा। न्यूयॉर्क की अदालत ने जिस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है उसका हिंडनबर्ग की रिसर्च से कोई लेना देना नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जितने भी मामले आए हैं सभी के सभी हिंडनबर्ग की देन नहीं है। आपने देखा होगा, अदानी समूहों को लेकर विदेशी से लेकर भारत के कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की है। जिस गोदी मीडिया में हिंडनबर्ग को लेकर जश्न मन रहा है, उस गोदी मीडिया की तो हिम्मत भी नहीं हुई कि उन खबरों को दिखाएं। अब जश्न क्यों मना रहे हैं? लेकिन जनता के पैसे से चलने वाली वेबसाइट के कई पत्रकारों ने शानदार रिपोर्ट की है। आप उनकी पत्रकारिता और खबरों का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप ही बताइए, रिश्वत लेने का आरोप है। अब अगर भारत में कोई जांच ना करे भी तो दिखावे का करे, तो जाहिर है आप सूरज के दुनिया से खत्म हो जाने तक कभी जान ही नहीं पाएंगे कि दोषी कौन था। अगर इस दम पर दावा करना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी इंडिया में। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब एंडरसन ने अदानी समूह से कहा था, आइए अमेरिका में हमारे खिलाफ मुकदमा कीजिए। क्या अदानी समूह ने मुकदमा किया था? उस मुकदमे में उनकी जीत हुई है? नहीं। हिंडनबर्ग ने अदानी के कारण तो अपनी कंपनी बंद नहीं की, उसने अलग कारण बताए हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन उसकी रिसर्च रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अदानी समूह ने क्या किया? क्या किसी कोर्ट में केस किया? हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर जो आरोप लगाए वो आसमान से लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन मीडिया रिपोर्ट को भी आधार बनाया जो पहले से छपती आ रही थी। हम उन आरोपों में अभी नहीं जाना चाहते, मगर यह समझना चाहते हैं कि अदानी समूह हिंडनबर्ग के बंद होने से क्यों खुश है। बीजेपी के नेता समर्थक क्यों खुश हैं? उन्हें क्यों लग रहा है कि उनकी जीत जैसी हो गई है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने ही अदानी समूह पर आरोप नहीं लगाए थे। हमने आपको OCCRP के बारे में बताया था। इसकी रिपोर्ट उसी साल आई जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। फर्क यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी में आई और इसकी रिपोर्ट अगस्त में। OCCRP खोजी पत्रकारिता करने वाला एक ग्लोबल संगठन है। इसकी खोजी रिपोर्ट भी कई अलग अलग विषयों पर है। अगस्त 2023 में इसकी रिपोर्ट OCCRP की वेबसाइट के साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन में छपती है। इसमें बताया जाता है कि अदानी समूह के शेयर में व्यापार करने के लिए ग्लोबल फंड नाम के एक फंड ने कथित रूप से करोड़ों का संदिग्ध लेन देन किया। इस फंड को चलाने वाले दोनों लोग
कथित रूप से विनोद अदानी के सहयोगी थे। ओसीसीआरपी की इस रिपोर्ट में नासिर अली शबान अहली और चैंग चुंग लिंग का नाम आया, जिन्हें विनोद अदानी का फ्रंट बताया गया था। दोनों ने अदानी समूह की कंपनियों और समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी से जुड़ी संस्थाओं में निदेशक और शेयर धारक के रूप में काम किया था। ओसीसीआरपी के दस्तावेजों से पता चलता है कि अहली और चांग ने शेयरों में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया और भारतीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपनी भागीदारी को छुपा लिया। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आने पर हिंडनबर्ग ने कहा था उनके रिसर्च की पुष्टि हो गई है। नेट एंडरसन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि आखिर आज लूप पूरा हो गया, यानी चक्र पूरा हो गया। एंडरसन ने लिखा कि फाइनेंशियल टाइम्स और ओसीसीआरपी ने बताया है अदानी समूह के फ्री फ्लोट के 13% का नियंत्रण करने वाली ऑफशोर कंपनियां विनोद अदानी के सहयोगियों की हैं, जिसे छिपाया गया। तो अदानी मामले में हिंडनबर्ग अकेला रिसर्च नहीं कर रहा था, पत्रकार भी अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। जैसे सितंबर 2024 में स्क्रोल की सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट की, बताया कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा करने जाते हैं, कुछ समय बाद उसी देश में गौतम अदानी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री के दौरे के कुछ महीने के भीतर ही एयरपोर्ट, सी पोर्ट या ऊर्जा क्षेत्र के प्रोजेक्ट की डील पूरी हो जाती है। बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका, केन्या, इस्राइल, मलेशिया, ये सारे देश बताए गए थे। इन सभी देशों में यह पैटर्न देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीने बाद अदानी समूह को वहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसी तरह रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खोजी पत्रकारों ने कई बार रिपोर्ट की और दिखाया कैसे मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए ताकि अदानी समूह को प्रोजेक्ट मिल जाए। जैसे इस रिपोर्ट में श्री गिरीश जलिहल ने दिखाया है कि लॉबिंग कर कोयले की जिस खदान को खोला गया वो आखिर में अदानी समूह को मिली। इस दूसरी रिपोर्ट में जलिहल ने दिखाया है किस तरह राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकारों ने एक जैसे ही टेंडर बनाए ताकि बिजली का प्रोजेक्ट अदानी को मिल जाए। इन रिपोर्ट में लगे आरोपों के ठोस जवाब कभी नहीं मिले। बेशक अदानी समूह की तरफ से बयान जारी कर इनका खंडन किया जाता रहा है, समूह को बदनाम करने की साजिश बताई जाती रही है, लेकिन कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जहां ऐसी खोजी रिपोर्ट करने वाले पत्रकार विस्तार से अपनी रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछ सकें। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने क्यों बंद करने का फैसला किया, हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जयराम रमेश का बयान सुनाना चाहते हैं कि क्या हिंडनबर्ग की रिसर्च कंपनी का बंद हो जाना अदानी की जीत है। जयराम रमेश ने हिंदी में भी 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है। उम्मीद है अखबारों ने उसे विस्तार से छापा होगा। जयराम लिखते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में तो अदानी के महाघोटाले के केवल एक हिस्से को कवर किया गया था। जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच कांग्रेस ने अदानी को लेकर सरकार से 100 सवाल पूछे थे, किसी का जवाब नहीं मिला। इन 100 सवालों में से केवल 21 सवाल ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित थे। वैसे यह संख्या भी कम नहीं है। जयराम रमेश अपने प्रेस नोट में लिखते हैं कि यह मामला और भी ज्यादा गंभीर है। इसमें राष्ट्रीय हित की कीमत पर प्रधानमंत्री के करीबी मित्रों को और समृद्ध करने के लिए भारत की विदेश नीति का दुरुपयोग शामिल है। इसमें भारत के व्यवसायियों को अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर करने और अदानी को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रक्षा एवं सीमेंट जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने में मदद करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शामिल है। इसमें सेबी जैसे संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया, जिसे कभी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जिसकी चेयरपर्सन अदानी के साथ हितों के टकराव और वित्तीय संबंधों में स्पष्ट सबूत होने के बावजूद अपने पद पर बनी हुई हैं। यह समझने वाली बात है कि सेबी की जांच 2 साल तक खींच गई और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने का ही समय दिया था। नेट एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दी, यह उनका अपना फैसला है। कहीं से भी यह बात सामने नहीं आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए यह कंपनी बंद की जा रही है। यह बात भी सामने नहीं आई है कि इस कंपनी को करोड़ों रुपए के घाटे हुए हैं, अब नहीं चल सकती है, इसलिए बंद की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एंडरसन ने यह भी कहीं नहीं लिखा है कि अदानी के कारण अपनी रिसर्च कंपनी बंद कर रहे हैं। एंडरसन जो काम करते हैं वो काम गैर कानूनी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। कंपनियां कहां कहां निवेश करती हैं यह सब हम और आप कभी नहीं जान सकते। ऐसी रिसर्च कंपनियां ही पकड़ती हैं कि टैक्स बचाने से लेकर काला धन खपाने के लिए निवेश के किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश से लेकर उस देश में कैसे कंपनियां कागजों पर खड़ी की जाती हैं,
हिंडनबर्ग ने तो 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ रिसर्च प्रकाशित किया है। अपने बयान में एंडरसन ने कहा है कि मैं यह सब खुशी से लिख रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। यह कोई आसान विकल्प नहीं था, इसके खतरों को लेकर मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस इसकी तरफ खींचता चला गया। अभी कोई खतरा नहीं है, स्वास्थ्य की भी कोई समस्या नहीं है और ना कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा है। अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला है, शायद मेरे जीवन में यह पहली बार है। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूं। मैंने उनके लिए पैसा कमाया है। मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड और कम तनाव देने वाली चीजों में निवेश करने की योजना बना रहा हूं। फिलहाल मैं इस पर ध्यान लगा रहा हूं कि मैं, मेरी टीम के सभी लोग उन जगहों पर पहुंचे जहां वे पहुंचना चाहते हैं। कंपनियों के अंतहीन दस्तावेजों को पढ़ना और उनकी चोरी को पकड़ना आसान काम नहीं। महीने खप जाते हैं, किसी का भी जीवन खप जाता है। एंडरसन ने तय किया है कि यहां से अब वे ब्रेक लेना चाहते हैं। लगता है एंडरसन ने एस.एन. सुब्रमण्यन का 7 दिन काम करने वाला बयान नहीं पढ़ा, ना हमारा वीडियो देखा, वरना क्या पता कुछ और साल यही काम करते रह जाते। एंडरसन के फैसले की आलोचना का अधिकार अगर किसी को है तो केवल एस.एन. सुब्रमण्यन को है। वही एंडरसन का मजाक उड़ा सकते हैं कि तुम परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हो, इसके लिए कंपनी बंद कर रहे हो। यहां मैं भारत को लेक्चर दे रहा हूं, भारत के लोगों को, कि कंपनी के लिए काम कीजिए। अपनी पत्नी या पति का चेहरा कितनी देर देखेंगे, कंपनी का काम करते रहिए। लेकिन यह नॉर्मल बात है कि काफी पैसा कमाने के बाद दुनिया भर में कुछ लोग अपने लिए दूसरा जीवन चुन लेते हैं। आपको मौका लगे आप भी चुन लीजिएगा। भाग दौड़ के एक्सप्रेसवे को छोड़ने का मौका बहुत सुंदर होता है। एंडरसन ने वही किया। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ अदानी ने कोई मुकदमा जीता हो और उन्हें उस मुकदमे में आरोप मुक्त कर दिया गया हो। एंडरसन ने यह भी कहा है कि इस तरह का रिसर्च बेहद जरूरी काम है। जल्दी ही वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि यह काम कैसे किया जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा प्रेरित हो और इस काम को आगे बढ़ाए। 10-12 लोगों की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। बस इतनी छोटी सी कंपनी ने अरबों रुपए के साम्राज्य वाले बिजनेस लीडर की पोल खोल दी, एक से एक ताकतवर कंपनियों के राज को उजागर किया और उन्हें सजा दिलाई। कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। वित्तीय मामलों में रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए अलग से दक्षता की जरूरत होती है। फेसबुक पर देखा, कई पेज पर हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। मुझे भी उस जश्न में पुकारा जा रहा है। मैं कहां हूं? पुकारने वाले कौन हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंडनबर्ग अपनी रिसर्च का एक पन्ना पकड़ा दे पढ़ने के लिए तो सांस फूल जाए, लेकिन पोस्ट बनाकर जयकारा लगा रहे हैं। कहां है रवीश कुमार? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई, अब क्या कहना है? ये लोग कौन हैं जो अदानी के लिए इतना खुश हो रहे हैं? हमारा ये पूछना है। गौतम अदानी ने एक इंटरव्यू में कहा था वे फाइनेंशियल टाइम्स जैसा मीडिया संस्थान बनाना चाहेंगे, आज तक नहीं बना सके। लेकिन उसी फाइनेंशियल टाइम्स ने नेट एंडरसन के बारे में क्या छापा है आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसमें एंडरसन का जीवन परिचय छपा है, जिसे अंग्रेजी में प्रोफाइल कहते हैं। एंडरसन को एक्टिविस्ट लिखा गया है और कहा गया है कि इसने अदानी ही नहीं, निकोला, क्लोवर हेल्थ, ड्राफ्टकिंग्स, ब्लॉक, इकॉन एंटरप्राइजेस, सुपर माइक्रो कंप्यूटर और ट्विटर के बारे में पर्दाफाश किया। ट्विटर के बारे में हिंडनबर्ग ने बता दिया था कि इलॉन मस्क ट्विटर के अधिग्रहण से पीछे नहीं हटने वाले हैं और वो बात सच निकली। 7 साल के छोटे से कार्यकाल में हिंडनबर्ग की कामयाबी विशाल है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो यही दिखाना चाहते हैं कि वे सही लोग होते हैं और गलत लोगों के कारनामों को पकड़ते हैं, उजागर कर देते हैं। और हिंडनबर्ग भी इसी फॉर्मूले में फिट बैठता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एंडरसन ने अपनी विदाई के नोट में यह कहा है कि अपराधियों का पीछा करते करते वे एक अंधेरी और अंतहीन सुरंग में खो गए हैं। हिंडनबर्ग की इतनी साख है कि इन्होंने यूट्यूब पर एक गाने का लिंक साझा किया और उसके बाद से हर घंटे उसका व्यूज बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और भारत में शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं है। कई देशों में इसकी इजाजत है क्योंकि शॉर्ट सेलर से कंपनियों के कारनामे सामने आते हैं। पता चल जाता है कौन काला धन बना रहा है, कहां छिपा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने पर शॉर्ट सेलर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी ही उनका काम कोई आसान नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और बात कही है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अखबार लिखता है कि अच्छा होता कि कॉरपोरेट के कारनामों का पर्दाफाश पत्रकारिता में गौरव पाने के लिए किया जाता, ना कि प्रॉफिट के लिए। लेकिन अब गोदी मीडिया वाले पत्रकारों की हिम्मत ही नहीं है, उनसे तो हो भी नहीं पाएगा।
जब पत्रकार यह काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेगा ही। फाइनेंशियल टाइम्स ने एंडरसन की तारीफ की है और कहा है कि यह काम बहुत कीमत वसूलता है। आपका दुनिया से नाता खत्म हो जाता है। जो शॉर्ट सेलर होते हैं वे कुछ समय बाद अपना काम बंद कर ही देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी रिसर्च बेकार हो गई। हिंडनबर्ग के बंद होने पर जश्न मनाने वाले वही हैं जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया करते थे। भारत में तो कुछ हुआ नहीं, होना भी नहीं था, लेकिन अमेरिका की अदालत ने एक मामले में सही पाया है। फ्रांस में जांच चल रही है। उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको यह बात समझ आ गई होगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने से अदानी, बीजेपी और समर्थक क्यों खुश हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।